हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 17 अगस्त का फर्स्ट एडिटोरियल। आज के सेशन के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनमें सबसे पहला शब्द आपको दिया है टेम्पर। ठीक है, टेम्पर की दो स्पेलिंग होती हैं, एक TAMPER होता है, एक स्पेलिंग ये हो सकती है। अगर ये है तो इसका मतलब टिंकर होता है, मीन्स छेड़छाड़ करना। बॉल टेम्परिंग विवाद आपने काफ़ी बार सुना होगा, क्रिकेट में होता है बॉल टेम्परिंग, बॉल से छेड़छाड़, तो वो स्पेलिंग ये है। ये दूसरी स्पेलिंग है टेम्पर, TEMPER। इसका मतलब है रिड्यूस करना या टोन डाउन, कम करने को बोला जाता है टेम्पर। लिख लीजिए, हिंदी में मतलब नोट कर लेना। टेम्पर का मतलब क्या है? कम करना, रिड्यूस करना। दूसरा है डिस्क्रेशन। बहुत बार बताया जा चुका है पहले भी कि जिन वर्ड्स के एंड में आप देखते हैं TION, उन शब्दों को हम कहते हैं नाउन। तो ये कुछ सफिक्सेस हैं, कुछ सफिक्सेस से हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच ये हो सकता है। तो डिस्क्रेशन इज द नाउन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है फ्रीडम ऑफ मेकिंग जजमेंट, फ्रीडम ऑफ मेकिंग डिसीजन और जजमेंट। निर्णय लेने की आज़ादी कह सकते हो आप, इसी को चॉइस भी कह सकते हैं। स्व विवेक, खुद की चॉइस पर डिपेंड, आपकी विल पर डिपेंड, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्क्रेशन, स्व विवेक। ठीक, इसको बोलते फेट। ये वर्ब है, इसका मतलब है वेलकम या ऑनर, सम्मान देना। किसी ने कुछ अचीवमेंट हासिल किया हो, किसी ने कुछ अचीव कर लिया हो, उसके सम्मान करने को क्या कहा जाता है? फिट। कम्यूटेशन, COMMUTATION, कम्यूटेशन। और फिर से देखिए आप कि यहाँ पे TION दे रखा है, इसका मतलब ये नाउन है, जैसे कि यहाँ था। कम्यूटेशन का मतलब होता है एक्सचेंज या स्वैप। आप इसे एक्सचेंज भी कह सकते हैं, आप इसे स्वैप भी कह सकते हैं। अदला बदली करने को बोलते हैं क्या? कम्यूटेशन, राइट। नेक्स्ट है कंकरेंस। कंकरेंस में लास्ट में क्या दे रखा है? ENCE एंडिंग वर्ड्स भी जनरली क्या कहलाते हैं? नाउन। इसका मतलब होता है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट कह सकते हैं या फिर इसे अकॉर्ड कह सकते हैं, अकॉर्ड या अग्रीमेंट, ठीक है, सहमति कह सकते हैं। नेक्स्ट है डिफाई लॉजिक। ये एक फ्रेज है। फ्रेज किसे कहा जाता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। तो यहाँ पे दो शब्द हैं, एक और दो, तो ये फ्रेज हुआ। इसका मतलब है टू लैक सेंस या लॉजिक। जैसे मान लो कि कोई डिस्कशन चल रहा है और किसी बंदे ने कुछ ऐसा बोला जिसके अंदर कोई सेंस ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है, बेहुदा बात कर दी, तो उसके लिए कहेंगे कि जो उसका तर्क है वो लॉजिक को डिफाई करता है, डिफाई लॉजिक। पोग्राम है, ये नाउन है। इसका मतलब होता है स्लॉटर या फिर इसे आप कह सकते हैं मैसेकर। तो स्लॉटर या मैसेकर, इसे आप हिंदी में कहेंगे नरसंहार, जनसंहार। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मार देना, कत्लेआम जिसे कहा जा सकता है, वो है पोग्राम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, रिमिशन विदाउट रिफॉर्म। इसका PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सीधा सर्च कर सकते हैं आशीष क्लासेस, वहाँ से इसका PDF सुबह जल्दी अपलोड कर दिया जाता है। पहले से देखा करें कौन सा सेशन हम डिस्कस करेंगे और कौन से वर्ड्स आज नए मिलेंगे, ये सब आप तैयार करके उसके बाद ये सेशन देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। क्या कह रहा है? रिमिशन विदाउट रिफॉर्म। क्या होता है रिमिशन? रिमिशन का मतलब होता है छूट। किसमें? कोई सज़ा है, जैसे जेल काटनी है, जेल में 10 साल की सज़ा दे दी गई, लेकिन आपकी सज़ा कम करके 10 साल से 7 साल कर दी गई, तो ये प्रोसेस जो है वो रिमिशन है, ठीक है। तो रिमिशन, विदाउट का मतलब है के बगैर, रिफॉर्म का मतलब है सुधार। तो जिन कैदियों में कोई सुधार ही नहीं हुआ, कोई रिफॉर्म नहीं हुआ, उसके बावजूद भी आप सज़ा कम कर रहे हो, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है, रिमिशन विदाउट रिफॉर्म, बगैर सुधार के रिमिशन, बगैर सुधार के सज़ा में कमी, ठीक है। तो यहाँ जो रिमिशन है इसका मतलब रिडक्शन इन जेल टर्म कह सकते हो। क्या कह सकते हो? रिमिशन एक नाउन है, इसका मतलब है रिडक्शन इन जेल टर्म या प्रिजन टर्म। जो भी सज़ा होनी थी, जो जेल में रखा जाना था, उसकी सज़ा को कम कर देना।
अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो रिमिशन नाउन है, विदाउट प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन अपने बाद में क्या लेता है, एक ऑब्जेक्ट लेता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको दिमाग में अच्छे से बैठा लेनी है कि एक प्रेपोजिशन अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन, आप अगर प्रोनाउन टॉपिक पढ़ रखा है आपने तो पता होगा प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। तो ये रिफॉर्म जो है प्रोनाउन नहीं है, तो ये नाउन कहलाएगा। रिफॉर्म का मतलब सुधार है। आइए आगे बढ़ते हैं। द रिलीज ऑफ 11 कन्विक्ट्स सेंटेंस टू लाइफ। रिलीज का मतलब, रिलीज कर देना मतलब छोड़ देना। किसको, 11 कन्विक्ट्स को। कन्विक्ट्स कौन होते हैं, आरोपी, जिन पर दोष लगाया गया था। तो 11 आरोपियों को रिलीज जो है उसको छोड़ देने की जो प्रोसेस है, कौन से कन्विक्ट्स हैं, ये वो हैं जिनको सेंटेंस टू लाइफ, आजीवन कारावास दे रखा था। सेंटेंस का मतलब है सजा देना। किसके लिए, हीनस मर्डर के लिए। हीनस क्या होता है, हीनस का मतलब होता है जघन्य, गंभीर। आप इसे टेरिबल कह सकते हो, आप इसे हॉरिफाइंग कह सकते हो, ग्रेव कह सकते हो, सीरियस कह दीजिए, ग्रेव कह दीजिए, डरावना, भयानक। तो बहुत ही जघन्य हत्या की गई थी किसकी, 7 लोगों की। गैंगरेप किया गया था 3 महिलाओं का ड्यूरिंग द गुजरात कम्युनल पोग्राम। कब की बात है, गुजरात में जो सांप्रदायिक पोग्राम क्या था, देखा था, स्लॉटर होता है, मैसेकर होता है। तो गुजरात में सांप्रदायिक जो कत्लेआम हुआ था उस समय की बात है 2002 की। तो ये जो रिलीज है, ये इसकी वर्ब आ गई इज अ क्वेश्चनेबल डिसीजन। ये एक ऐसा डिसीजन है जिस पर क्वेश्चन उठना लाजमी है, जो क्वेश्चनेबल है बाय द स्टेट, सरकार के द्वारा। स्टेट, राज्य, स्टेट, सरकार। एक बार फिर समझिए, द रिलीज ऑफ 11 कन्विक्ट्स, जो 11 कन्विक्ट्स को रिहा कर दिया गया है, जिनको सज़ा हुई थी, आजीवन कारावास हुआ था। किसके लिए हुआ था, इन्होंने 7 लोगों की जघन्य, बहुत ही भयानक तरीके से हत्या कर दी थी। 3 महिलाओं का गैंगरेप हुआ था। कब की बात है, गुजरात कम्युनल जो प्रोग्राम हुआ 2002 के, तब की बात है। तो ये जो रिलीज है ये क्वेश्चनेबल डिसीजन है। ये एक बहुत ही एक ऐसा डिसीजन पर क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। किसके द्वारा डिसीजन दिया गया, स्टेट के द्वारा, सरकार के द्वारा। क्वेश्चनेबल एडजेक्टिव है क्योंकि एबल दे रखा है। जिन वर्ड्स के एंड में एबल होता है वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। ऑन द फेस ऑफ इट, ये एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है एपेरेंटली या ऑन द सरफेस, मतलब ऊपरी तौर पर देखने पर। तो ऊपरी तौर पर देखने पर इट ऑल्सो अपीयर्स, ऐसा भी दिखता है, टू बी इलीगल, कि ये गैर कानूनी है, अवैध है। ठीक है, एज देयर टर्म्स, क्योंकि जो उनकी टर्म्स हैं, जो ये कन्विक्ट्स हैं उनके लिए दे रहा है। टर्म्स का मतलब सजा की जो अवधि थी वो सीम टू हैव बीन रिमिटेड, ऐसा लगता है कि उस उन टर्म्स को रिमिट कर दिया गया। रिमिट का मतलब वही कम कर दी गई सजा। ठीक है, विदाउट द रिक्वायर्ड कंसल्टेशन, किसके बगैर, बगैर जो आवश्यक कंसल्टेशन होना चाहिए। कंसल्टेशन विचार विमर्श को बोलते हैं, चर्चा को बोलते हैं। चर्चा कौन सी, जो रिक्वायर्ड थी, जिस पर होनी चाहिए थी चर्चा, किसके साथ, यूनियन गवर्नमेंट के साथ, केंद्र सरकार के साथ। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने वाली है। ऑन द फेस ऑफ इट एक फ्रेज है, इसका मतलब अपेरेंटली होता है, ऑन द सरफेस होता है, ऊपरी तौर पर होता है। इट ऑल्सो अपीयर्स, ऑल्सो एडवर्ब है और ये वर्ब के पहले लगता है, मैन वर्ब के पहले लगता है, याद रखिएगा। ऑल्सो की पोजीशन क्या होती है, ऑल्सो एक मैन वर्ब से पहले लगने वाला है। ऑल्सो की पोजीशन मतलब एडवर्ब की पोजीशन को लेकर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। एडजेक्टिव की पोजीशन को लेकर क्वेश्चन आते हैं, तो ये ध्यान रखा करें कि ऑल्सो की पोजीशन क्या होती है, मैन वर्ब से पहले आएगा। ठीक है, टर्म्स के लिए वर्ब है वो सीम है, इट की वर्ब है वो अपीयर्स है, और कुछ खास नहीं है। हैव बीन रिमिटेड, ये इन्फिनिटिव तो है टू के साथ बेस फॉर्म, लेकिन परफेक्ट इन्फिनिटिव है क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है। बीन बीच में क्या कर रहा है, ये पैसिव बना रहा है, क्योंकि रिमिट किसी के द्वारा किया गया है, सजा किसी के द्वारा कम की गई है, खुद ब खुद इसका डूअर जो है पहले नहीं दे रखा, इसलिए ये पैसिव वॉइस माना जाएगा। रिक्वायर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, कंसल्टेशन यहाँ पे नाउन है। ये तो नाउन सीधा सा पता लग ही गया क्योंकि TION दे रखा है आप। ठीक, आगे देखिए। इट डिफाइज लॉजिक, अभी पढ़ा डिफाई लॉजिक क्या होता है। डिफाई लॉजिक का मतलब है जिसमें सेंस की या लॉजिक की कमी हो। इट लैक्स सेंस और इट लैक्स लॉजिक। तो ये कह रहा है कि इसमें लॉजिक की कमी है, इसमें कोई तर्क मतलब बैठ नहीं रहा, कोई सेंस की बात नहीं है, बड़ी बेहुदगी है। दैट दोज कन्विक्टेड फॉर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन द रेप ऑफ 3 women, कि वो लोग जो कन्विक्टेड थे, जो आरोपी थे, किसके, सीधा सीधा इनका इन्वॉल्वमेंट था रेप में, 3 महिलाओं का रेप हुआ उसमें। द मर्डर ऑफ ए 3-year-old,
एंड 6 अदर्स। और मर्डर हुआ किसका? एक तो 3 साल का बच्चा था और 6 अन्य लोगों का मर्डर हुआ। तो ये जो कन्विक्ट थे ना, दोज की वर्ब आ रही है कैन बी कंसीडर्ड, तो इनको माना जा सकता है। पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म। कैंडिडेट्स कि ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं फॉर प्री मैच्योर रिलीज, कि इनका रिलीज, इनकी जो रिहाई है वो प्री मैच्योर, मतलब इनकी अवधि पूरी हुई नहीं थी, उससे पहले ही इनको रिहा कर दिया गया। अंडर एनी रिमिशन पॉलिसी, किसी भी रिमिशन पॉलिसी के तहत। रिमिशन का मतलब दंड मुक्ति कह सकते हो, सजा में कमी कह सकते हो, पॉलिसी का मतलब नीति। अंडर कहा है तो इसके तहत। इट की वर्ब है वो डिफाइज है, दोज की वर्ब है वो कैन बी कंसीडर्ड है। कैन बी कंसीडर्ड में बी के साथ थर्ड फॉर्म है तो पैसिव है, ठीक है। फिर समझ लीजिए इसमें इस लॉजिक की कमी है, इसमें सेंस नहीं बैठ रहा है कि वो लोग जो कन्विक्टेड थे इन आरोपों में, उनको माना जा सकता है कि वो प्री मैच्योर रिलीज के लिए कैंडिडेट्स हैं किसी भी कंडीशन में, रिमिशन पॉलिसी के कंडीशन, मतलब इनकी रिहाई तो संभव थी ही नहीं, प्री मैच्योर रिलीज इनका होना ही नहीं था, क्योंकि इन पर सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट का आरोप था कि ये इन अपराधों में लिप्त थे, ठीक है। आगे देखिए, वन ऑफ द कन्विक्ट्स हैड ऑब्टेन्ड एन ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। अब ये वन ऑफ द वाला खेल जो है ना, इसमें वन ही सब्जेक्ट होता है, इसीलिए याद रखें कि वन ऑफ द के बाद में, हालांकि नाउन प्लूरल आ रही है कन्विक्ट्स, लेकिन सब्जेक्ट ये वाला है, इसको देखकर ही वर्ब लगेगी, है ना। हालांकि यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं विरोधाभासी, मान लीजिए हैज है, उनमें से कुछ लगाना होता तो फिर हैज लगाते, क्योंकि वन सब्जेक्ट है। तो वन की वर्ब यहाँ पे हैड ऑब्टेन्ड है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना होता है। क्या कह रहा है कि जो कन्विक्ट्स हैं, वन ऑफ द कन्विक्ट्स हैड ऑब्टेन्ड, तो जो आरोपी हैं, कन्विक्ट्स हैं, जिन पर आरोप तय हुआ था, उनमें से एक ने क्या किया, एक ने सुप्रीम कोर्ट से आदेश प्राप्त कर लिया मई के महीने में, अंडर विच, जिसके तहत गुजरात द स्टेट, गुजरात कौन सा राज्य? वो राज्य जिसमें क्राइम अब हुआ था। अकर्ड मतलब होता है हैपन होना, अकर का मतलब क्या होता है? हैपन। तो गुजरात जहां पे आरोप ये हुआ था, अपराध हुआ था, इसको पाया गया था टू बी द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, की यही उपयुक्त तो सरकार है, टू कंसीडर हिज प्रीमैच्योर रिलीज, की सरकार चाहे तो उसको समय से पहले रिहाई दे सकती है या उस पर सोच विचार कर सकती है, चाहे तो उसको नहीं दे, यही स्टेट, यही सरकार तय करेगी, ठीक है। तो जो कन्विक्ट्स थे, उन कन्विक्ट्स में से एक कन्विक्ट जो है उसने एक आदेश प्राप्त कर लिया सुप्रीम कोर्ट से मई के महीने में, जिसके अधीन गुजरात जो स्टेट है जिसके अंदर अपराध हुआ था, उसको ऐसा पाया गया था कि ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, यही वो उपयुक्त सरकार है जिसको कंसीडर करना है उसके प्री मैच्योर रिलीज को, ठीक है। द कोर्ट हैड आस्क्ड द स्टेट, अब कोर्ट ने पूछा राज्य से, कोर्ट ने राज्य से कहा, आस्क का मतलब कहना है, ठीक है। कोर्ट ने राज्य से कहा टू डिसाइड द एप्लीकेशन, कि आप ही इस एप्लीकेशन को डिसाइड करो अंडर इट्स 1992 रिमिशन पॉलिसी। और ये एप्लीकेशन जो है वो किसके तहत थी? 1992 की इस स्टेट की एक रिमिशन पॉलिसी है। हर स्टेट की कुछ पॉलिसीज होती हैं, तो इस संदर्भ में सजा मुक्ति या सजा को कम करने के संदर्भ में गुजरात में एक अलग प्रकार कानून या नीति है, उसके तहत उसी को डिसाइड करना है। कोर्ट ने कहा कि तुम्हें डिसाइड करो, एज इट वॉज द रेलेवेंट वन, क्योंकि यही प्रासंगिक था। रेलेवेंट क्या होता है? रेलेवेंट का मतलब होता है अपोजिट, APPOSITE, प्रासंगिक, एप्रोप्रिएट, उपयुक्त, ये मतलब है, ठीक है, प्रासंगिक। ऑन द डेट ऑफ कन्विक्शन इन 2008, कि जब कन्विक्शन हुआ था, जब इनके आरोप तय हुए थे, कब की बात है? 2008 में, उस समय यही प्रासंगिक था। एज यहाँ पे कंजंक्शन है, कल भी डिस्कस किया था कि जब भी आप एज को देखते हैं ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर इसके बाद में कोई सब्जेक्ट आ जाता है, वर्ब आ जाती है, कोई क्लोज आ जाता है, तो इसका मतलब एज ए कंजंक्शन है, और एज का मतलब बिकॉज है, सिंस है, क्योंकि का अर्थ देगा, ठीक है। कोर्ट की वर्ब है हैड आस्क्ड। कोर्ट ने स्टेट से कहा कि डिसाइड करो इस एप्लीकेशन को। कौन सी एप्लीकेशन? जो इस नीति के तहत आपके पास आई है, क्योंकि यही प्रासंगिक है इस डेट में, इस सन के अंदर जो कन्विक्शन की डेट थी उस समय यही प्रासंगिक लगा कोर्ट को। कोर्ट की वर्ब हैड आस्क्ड है, इट की वर्ब वॉज है ना, और कुछ समझने लायक बात नहीं है। जब आप ईयर की बात करते हो तो, और जब आप मंथ की बात करते हो तो इन लगता है प्रेपोजिशन,
लेकिन उसमें पर्टिकुलर यही मंथ और यही ईयर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप ईयर और मंथ की बात करें और पर्टिकुलरली उसी मंथ और उसी ईयर की बात करें तो इनका प्रयोग किया जाता है। हाउएवर, हालांकि, इट की वर्बिज है। डिफिकल्ट टू ट्रीट दिस एज ए वेवर ऑफ द रिक्वायरमेंट। वेवर का मतलब छूट होता है, वेवर का मतलब वही रिमिशन कह सकते हो, रिनंसिएशन कह सकते हो। वेवर लिख लो, नाउन है। वेवर का मतलब होता है रिनंसिएशन या फिर रिमिशन। वही दंड मुक्ति कह सकते हो, सजा में छूट कह सकते हो, ठीक है। तो कह रहा है हालांकि इट इज डिफिकल्ट, इट की वर्ब इज हो गई, डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, कि ये मुश्किल है ट्रीट करना इस चीज को, किस रूप में, एज ए वेवर ऑफ द रिक्वायरमेंट, कि आप जो रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आपको एक कुछ चीज़ें कंडीशनल हैं ये, कि अगर आप चाहें तो किसी की सज़ा जो है वो कम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ स्टिपुलेशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ प्रोविजोज हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं वो बता रहा है। तो कह रहा है कि हालांकि ये मुश्किल है कि आप इसे ट्रीट करें किस रूप में, कि भाई आपने छूट दी है किस चीज़ में, एक आवश्यकता थी, एक शर्त थी। शर्त कौन सी थी, किसके तहत आती है वो शर्त, वो सेक्शन 435 के तहत आती है। और ये सेक्शन किसका है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, अपराध प्रक्रिया संहिता बोलते हैं हिंदी में। इसका एक सेक्शन है 435, उसका पालन करना होता है, लेकिन आपने उस रिक्वायरमेंट में छूट दी है, ठीक है। विच मेक्स कंसल्टेशन, अब ये इसमें है क्या, इस धारा के अंदर, इस 435 में ये है कि यहाँ पे सेंटर के साथ में आपको चर्चा करनी पड़ेगी, और चर्चा कैसी है, कंपलसरी है। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है, कंपलसरी। समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। तो हाउएवर का प्रयोग कब करते हैं, ये जब चीज़ें आपके लिए क्लियर, अगर आपको क्लियर करना है चीज़ों को कि भाई मैं भी ऐसा लिख सकूं, मैं भी इन चीज़ों को समझ सकूं और अच्छे से समझ सकूं, रटने की ज़रूरत ना पड़े, तो आपको इन वर्ड्स को बार बार में सेंटेंसेस में यूज़ करना चाहिए। आप कहेंगे हमें तो पता ही नहीं कैसे स्ट्रक्चर बनता है सेंटेंस का, तो कोशिश करने से सब हो जाएगा। छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप उसके अंदर शामिल करें, छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंसेस बनाएं। हाउएवर से कोशिश करें आप बनाने की। कब बनाना, कैसे बनाना है, आप कोई भी स्टेटमेंट बोलें, जैसे मैं ये कहूँ ही इज़ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, है ना, और मैं ये कह दूँ ही इज़ इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड इट इज़ नोन टू मी, और फिर आपने नया वाक्य किया हाउएवर ही इज़ लेजी, या हाउएवर ही डज नॉट टेक पेन्स इन हिज वर्क। तो ऐसे करके विरोधाभासी स्टेटमेंट बनाने के लिए, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बनाने के लिए, आपको लगे कि हाँ ये स्टेटमेंट जो है ऊपर दिए गए वाक्य से बिल्कुल विपरीत है, वहाँ पे आप हाउएवर का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा डिक्शनरी की मदद ले सकते हैं इसके लिए, ठीक है। ऐसे करने की कोशिश किया करें, आप समझ जाएंगे कैसे कैसे कनेक्टर्स वगैरह लगते हैं। तो हाउएवर विरोधाभासी कंजंक्शन है। आगे देखिए, विच यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, विच यहाँ पे इस सेक्शन के लिए आ रहा है, इसकी वर्ब मेक्स है। मैंडेटरी का कंपलसरी होता है। फर्दर, फर्दर का मतलब होता है आगे, एक होता है फार्दर, FARTHER, वो होता है दूर, और फर्दर का मतलब क्या होता है, आगे। तो फर्दर अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, देखो बेंच क्या होती है, जजेज का समूह होता है। जैसे 3 जज हैं, वो किसी मामले की सुनवाई कर रहे हैं तो वो एक बेंच है, ठीक है। लेकिन जब जजेस की संख्या 5 या 5 से अधिक हो तो उसको नाम दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। तो यहाँ पे जजेस की संख्या 5 या 5 से अधिक थी। इससे आगे बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 2015 में उसने हेल्ड किया। हेल्ड यहाँ पे होल्ड की सेकेंड फॉर्म है, होल्ड होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म होती है हेल्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हेल्ड। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो थी ना, उसने पाया, क्या पाया, दैट कॉन्स्टिट्यूशन मेंट कंकरेंस, कंसल्टेशन मेंट कंकरेंस इन दिस प्रोविजन। इसने ये पाया कि अगर आपने यूनियन गवर्नमेंट से चर्चा कर ली, मान लीजिए 435 में कहा गया है कि चर्चा करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, आपने चर्चा कर भी ली, तो इसका मतलब सीधा सा था कि चर्चा करने का मतलब हाँ स्वीकृति है, हाँ अग्रीमेंट है, हाँ सहमति है। तो कंकरेंस का मतलब होता है अकॉर्ड, ठीक है, या फिर अग्रीमेंट, सहमति को बोलते हैं। तो ये कंकरेंस का सिनोनिम है, नाउन है ये। कॉन्स्टिट्यूशन की वर्ब है वो मेंट है, मीन की सेकेंड फॉर्म है, मीन मेंट मेंट। दिस रिमिशन ऑल्सो रन्स कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब विपरीत होता है। तो ये जो रिमिशन है, ये जो सजा में छूट दी गई है, रन्स कॉन्ट्रेरी मतलब बिल्कुल विपरीत है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल उल्टा है। किससे, टू द स्पिरिट
स्पिरिट का मतलब जो एक भावना है, भी कोई चीज़ की स्पिरिट होती है कि आप कोई चीज़ है तो उसकी थीम मान लो कि जिसके बेसिस पर आप कोई काम कर रहे हो वो आप क्या है, स्पिरिट है। कंटेम्परेरी का मतलब समकालीन होता है। कंटेम्परेरी का मतलब जिस समय की बात तत्कालीन कह सकते हो, उस समय जिस समय काम जब की बात है, 2008 की बात है तो उस समय की बात कर लो। थिंकिंग ऑन ट्रीटिंग क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन, तो कह रहा है ये जो रिमिशन है, ये जो छूट दी गई है, ये तो विपरीत है। एक तरफ आप बात करते हो कि महिलाओं के खिलाफ और बच्चों के खिलाफ कुछ अपराध हो रहा है तो हम सख्ती से पेश आएंगे, एक तरफ आप इनकी रिहाई कर रहे हो, एक तरफ सज़ा कम कर रहे हो, तो ये तो बिल्कुल विपरीत है ना उस कंटेम्परेरी थिंकिंग के, उस समकालीन सोच के, जो कि सोच किस चीज़ को लेकर है, क्राइम्स को ट्रीट करने को लेकर कि जो अपराध होते हैं महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, उनको हम ट्रीट कैसे करेंगे। और विशेष करके पर्टिकुलरली, स्पेशली मतलब पर्टिकुलरली रेप कंबाइंड विद मर्डर, जहां पर आप बात कर रहे हो कि बलात्कार हुआ है, रेप हुआ और साथ में मर्डर भी हो गया है, ऐसे अपराधों में तो कैसे ट्रीट करना, ये ट्रीट में लग रहा है एज ट्रीटिंग एज सो हीनस। इसको आप ऐसे ट्रीट करते हो कि ये अपराध इतने जघन्य हैं, इतने गंभीर हैं दैट द परपेट्रेटर, व्हाट डज इट मीन, परपेट्रेटर नाउन है, इसका मतलब होता है क्राइम, क्रिमिनल, या फिर कह सकते हैं ऑफेंडर। क्या कह सकते हो, क्रिमिनल या ऑफेंडर, ठीक, अपराधी को बोलते हैं। तो कह रहा है कि विशेष करके रेप कंबाइंड विद मर्डर, विशेष करके रेप और उसमें मर्डर भी शामिल हो, ऐसे क्राइम्स को आप कैसे ट्रीट करते हो कि ये इतने जघन्य, इतने गंभीर आरोप हैं दैट परपेट्रेटर शुड नॉट बी कंसीडर्ड फॉर रिमिशन, कि जो आरोपी हैं उन पर विचार ही नहीं किया जाना चाहिए। किसके लिए, रिमिशन के लिए, सजा मुक्ति के लिए, सजा में कमी के लिए। शुड नॉट बी कंसीडर्ड, ये पैसिव हो गया, बी के साथ में थर्ड फॉर्म कंसीडर का सोच विचार करना होता है, थिंक ओवर होता है, ठीक है। रिमिशन की वर्ब है रन्स है। अभी हमने डिस्कस किया था कि ऑल्सो की पोजीशन क्या होती है, मैन वर्ब से पहले, तो देखो मैन वर्ब से पहले आ रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रेरी का मतलब विपरीत होता है। परपेट्रेटर है, इसकी वर्ब शुड नॉट बी कंसीडर्ड है, पैसिव है। परपेट्रेटर नाउन है क्योंकि डिटरमिनर के बाद आ रहा है। आगे देखिए, इट इज नॉट क्लियर इफ द कमिटी दैट रेकमेंडेड रिमिशन, अब ये स्पष्ट नहीं है, ये क्लियर नहीं है कि जिस कमिटी ने रेकमेंड किया था, सिफारिश की थी इस रिमिशन की, इस सजा में छूट की, हैड कंसीडर द डिस्क्वाइटिंग इफेक्ट, क्या उसने कंसीडर भी किया था, क्या इसने सोचा भी था क्या। डिस्क्वाइटिंग का मतलब होता है बेचैन करने वाला। जो क्वाइट क्या होता है, क्वाइट का मतलब शांत होता है, डिस लगा दिया आपने DIS प्रीफिक्स से, तो ये उल्टा हो गया क्वाइट का, बेचैन कर देना। इफेक्ट का मतलब प्रभाव, द रिलीज मतलब रिहाई, इन प्रिजनर्स की, इन कैदियों की, माइट हैव ऑन, तो इफेक्ट के साथ में ऑन लग रहा है कि क्या प्रभाव इसका बेचैन करने वाला प्रभाव पड़ेगा सर्वाइवर्स पर। सर्वाइवर होते हैं कि कोई आपदा है, कोई संकट है, उसको झेल गए, वो सर्वाइवर्स हैं। कुछ लोग मर गए लेकिन कुछ लोग जी गए, वो लोग इन संघर्षों के बाद भी जीवन यापन कर रहे हैं, वो सर्वाइवर्स हैं। अनदर मेंबर्स ऑफ द अफेक्टेड कम्युनिटी, और जो प्रभावित समुदाय है, अफेक्टेड मतलब प्रभावित, एडजेक्टिव है यहाँ पे, कम्युनिटी नाउन है, द डिटरमिनर है, तो प्रभावित जो समाज है, प्रभावित जो एक समुदाय है, उसके बाकी सदस्यों पर क्या असर पड़ेगा, इसने सोचा ही नहीं ऐसा। तो कह रहा है ये क्लियर नहीं है, इट की वर्बिज है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, क्लियर एडजेक्टिव है, तो ये सोचा ही नहीं है, ये क्लियर नहीं है। ये कमिटी ने रेकमेंड किया होगा क्या चीज़, रिमिशन को, जो रिमिशन की प्रशंसा इसने रेकमेंड की थी, सिफारिश की थी, तो उस कमिटी ने, तो कमिटी की वर्ब जो है यहाँ पे, अब दैट तो आर रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये इसके लिए रेकमेंडेड है, और इस कमिटी की वर्ब यहाँ पे हेड कंसीडर्ड है। तो कमिटी ने यहाँ पे सोच विचार ही नहीं किया उस डिस्क्वाइटिंग इफेक्ट के बारे में, इफेक्ट नाउन है, डिस्क्वाइटिंग एडजेक्टिव है, उस डिस्क्वाइटिंग इफेक्ट के बारे में जो इफेक्ट पड़ने वाला है किस पर, सर्वाइवर्स पर और अदर मेंबर्स जो हैं अफेक्टेड कम्युनिटी के, उन पर कब पड़ेगा असर, जब इनकी रिहाई होगी इन कैदियों की, तो इन पर क्या असर पड़ सकता है, इन्होंने सोचा ही नहीं, ठीक है। अदर के साथ में नाउन है वो प्लूरल आती है, ध्यान रखेंगे। द अदर लगा दोगे तो वो नाउन सिंगुलर भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक है या जेनरिक रेफरेंस है, सामान्य चर्चा है या विशेष है। तो द अदर के साथ में सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकता है, डिपेंड करेगा, सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अदर के साथ में हमेशा ही नाउन कैसी आती है, प्लूरल, राइट। आगे देखो साहब, अ लाइफ सेंटेंस, क्या होता है लाइफ सेंटेंस, उम्र कैद, पूरे जीवन भर की सजा। नॉर्मली मीन्स, इसका सामान्यतया मतलब ये होता है, नॉर्मली एडवर्ब है, इसकी वर्ब ये मीन्स है, दैट कंजंक्शन है,
ए कन्विक्ट हैज़ टू स्पेंड द नेचुरल लाइफ इन प्रिजन। नेचुरल लाइफ का मतलब जो भी आपका जीवन काल है, जो पृथ्वी पर आप हम रहते हैं, जिस उम्र तक रहते हैं, वो आपका नेचुरल लाइफ स्पैन है। स्पैन का मतलब अवधि होता है, याद रखिए, ठीक है। मैं स्पैन बोल रहा हूँ, स्पैन यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब अवधि होता है। तो ए लाइफ सेंटेंस जो है वो इसका सामान्यतया मतलब ये होता है कि एक आरोपी जो है उसको अपना नेचुरल लाइफ जो है प्रिजन में बिताना पड़ेगा, उसको पूरी उम्र जो है आजीवन कारावास है, उसको पूरा जेल में ही बिताना पड़ेगा, ये मतलब है। तो इस लाइफ सेंटेंस की वर्ब है वो मीन्स है, कन्विक्ट की वर्ब है वो हैज़ टू है। हैज़ टू, हैव टू का मतलब करना पड़ता है। द CRPC क्या हो गया, ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, मतलब आपराधिक प्रक्रिया संहिता। डज परमिट, वो परमिट तो करती है। कई बार डू डज डिड का प्रयोग आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं। भैया आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग डू डज का प्रयोग केवल 2 कंडीशन में देखते हैं, या तो नेगेटिव सेंटेंसेस में या फिर इंटेरोगेटिव में। लेकिन जब आप डू डज का प्रयोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उसको ऐसा मान लो कि वो स्ट्रेस डाल रहा है, वो जोर डाल रहा है, तो इसका मतलब वो ऐसा करता तो है। जैसे आई डू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता तो हूँ, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेस एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो CRPC है वो परमिट तो करती है प्रीमैच्योर रिलीज को इन द फॉर्म ऑफ रिमिशन और कम्यूटेशन। किस रूप में, सज़ा कम करके या कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब होता है स्वैप या एक्सचेंज, ठीक है, या अदला बदली करके, मतलब इस सज़ा के बदले ये सज़ा आप काट लें, ऐसा करके। तो कह रहा है CRPC जो है वो परमिट तो करता है। अब देखो स्ट्रेस क्यों है वो आगे समझ में आ जाएगा आपको। तो परमिट तो करता है प्रीमैच्योर रिलीज को कि समय से पूर्व आप किसी की रिहाई कर सकते हो। किस रूप में कर सकते हो, या तो सज़ा की अवधि को कम करके या दूसरी सज़ा देकर, ठीक है। बट इट शुड बी बेस्ड, लेकिन ये आधारित होना चाहिए। ये शुड बी बेस्ड इसकी वर्ब है, बेस्ड का मतलब ऑन लगता है। अ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, लेकिन ये एक कानूनी और संवैधानिक योजना के तहत होना चाहिए। एंड नॉट ऑन ए रूलर्स विमजी, किसी शासक के सनक के कारण नहीं होना चाहिए। विमजी जो है वो सनक होती है। विमजी का मतलब है, आप कह सकते हो फ्रिकिशनेस, कह सकते हो फ्रिकिशनेस, ठीक है। मतलब मन में जम गई, बस मन में आ गई तब कर दिया आपने, कोई आपके पास ऐसी कोई ठोस कारण नहीं है क्यों किया आपने, है। विमजी का मतलब सनक है एक प्रकार से। तो CRPC की वर्ब है वो डज परमिट है, ठीक है। इट की वर्ब है वो शुड बी बेस्ड है। द पावर ऑफ रिमिशन, जो ये पावर है रिमिशन की, सजा को कम करने की, हैज़ बीन कन्फर्ड ऑन। कन्फर का मतलब प्रदान करना है, कन्फर के साथ में ऑन लगेगा। यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें हैं, उनको ये पावर दिया गया है, पैसिव है, हैज़ बीन कन्फर्ड। अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा, से अलग, ठीक है। द सोवरेन पावर, सोवरेन का मतलब बिल्कुल सुप्रीम पावर, इससे ऊपर कोई पावर ही नहीं, एब्सोल्यूट पावर ऑफ क्लेमेंसी। क्लेमेंसी का मतलब होता है दया, काइंडनेस। एंजॉयड बाय द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, तो कह रहा है जो एक संप्रभु शक्ति, मतलब एक सबसे बड़ी जो ताकत दे रखी है कि आपके पास अधिकार है क्लेमेंसी का, आपके पास अधिकार है दया का। किसके पास अधिकार है? प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के पास अधिकार है। इसके अलावा जो रिमिशन वाला पावर है ना, ये भी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को दिया गया है। सो दैट इट कैन बी यूज टू, किस लिए दिया गया है? ताकि इसका इस्तेमाल किया जा सके। टू टेम्पर, कम करने के लिए। लॉज रिगर्स, लॉज का मतलब होता है कानून, रिगर का मतलब होता है स्ट्रिक्टनेस, हार्शनेस, कठोरता, ताकि कानून के अंदर कठोरता है उसको कम की जा सके। विद एन एलिमेंट ऑफ ग्रेस, किस रूप में? एक ग्रेस के तत्व के रूप में। ग्रेस का मतलब कृपा होती है, रियायत होती है, दया होती है, उस रूप में। ग्रेस मार्क्स आए होंगे ना कभी, आपने जब स्कूल में पढ़ाई की होगी, कॉलेज में। ग्रेस मार्क्स का मतलब होता है कृपांक, कृपा करके दिया गया अंक के लिए बेटा तो 1 नंबर से फेल हो रहा है, मैं देता हूं तेरे को 1 नंबर तो फेल नहीं होगा। तो ये है ग्रेस। पावर की वर्ब है वो हैज़ बीन कन्फर्ड, पैसिव है। इट की वर्ब है वो कैन बी यूज्ड, ये भी पैसिव है। पैसिव क्यों है? क्योंकि बी के साथ में थर्ड फॉर्म आ रहा है, ठीक है। टेम्पर का मतलब रिड्यूस होता है। क्लेमेंसी का मतलब दया होती है। सॉवरेन पावर का मतलब संप्रभु शक्ति होती है, सबसे बड़ी ताकत होती है, एब्सोल्यूट पावर होता है। रिगर का मतलब स्ट्रिक्टनेस है, नाउन है, याद रखिए हमेशा। जब भी आप ये वाला कॉमा देखें, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफे। अपोस्ट्रोफे जिस शब्द के साथ जुड़ता है उसे नाउन कहा जाता है, और अपोस्ट्रोफे के बाद जो शब्द जुड़ता है उसे भी क्या कहा जाता है? नाउन ही कहा जाता है। आगे आइए। वाइल द बेनिफिट ऑफ रिमिशन,
अब कह रहा है यद्यपि, वाइल क्या काम करता है, अब ये भी सेंटेंस बनाकर देखना आप, वाइल भी वही काम करता है जो दो या ऑल्दो करता है। दो या ऑल्दो क्या काम करता है, कॉन्ट्राडिक्शन लेकर आता है, विरोधाभास लेकर आता है, दो अलग अलग दिशा के सेंटेंसेस को जोड़ता है। ठीक वही काम इसका है। ऑल्दो या दो में हम यट या कॉमा लगाते हैं, यहाँ पे हम केवल कॉमा लगाते हैं, यद्यपि का मीनिंग देगा। तो यद्यपि जो बेनिफिट है रिमिशन का, ओट नॉट बी डिनाइड, ओट एक मोरल एजुकेशन के लिए आता है, एक मोरल एक सजेशन के लिए आता है कि इसको डिनाई नहीं किया जाना चाहिए टू एनीवन, कि आप ये तो किसी को कह ही नहीं सकते कि आपकी सज़ा कम नहीं होगी, ये तो नहीं कर सकते आप। विदाउट अ रे ऑफ होप, क्योंकि उसके भी एक आशा की किरण होती है, अपराधी जो है उसको भी ऐसा लगता है कि हाँ कहीं किसी रोज़ मुझे सज़ा में छूट मिलेगी, कभी तो ऐसा होगा कि मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा, ठीक है ना। तो उसको रिमिशन की जो एक प्रक्रिया है, उसका बेनिफिट जो है ना, उसके मना नहीं किया जा सकता। दैट दे विल बी फ्री वन डे, कि किसी दिन वो फ्री होंगे, ऐसा नहीं है कि आप उनको मना कर दो इस चीज़ से। लेकिन अब ये तो हो गया वाइल से एक क्लोज पूरा, एक उपवाक्य पूरा, दूसरा उपवाक्य, इट इज़ अ पावर टू बी एक्सरसाइज्ड विद डिस्क्रेशन एंड विजडम। लेकिन ये एक ऐसी पावर है जिसको कि यूज किया जाना चाहिए डिस्क्रेशन के साथ, स्व विवेक के साथ, खुद से सोचो, अच्छे से सोचो, विजडम के साथ, बुद्धि के साथ। आनंद फानंद में डिसीजन नहीं लिया जा सकता। बेनिफिट की वर्ब है वो ओट नॉट बी डिनाइड है, पैसिव है क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है। इट की वर्ब इज है, ठीक है। दे है, दे की वर्ब विल बी है। मॉडल है तो बी बेस फॉर्म आ रही है, और तो इसमें कुछ खास था नहीं। आगे देखिए फर्दर, इससे आगे एनी डिसीजन ऑन रिमिशन, कोई भी डिसीजन रिमिशन को लेकर शुड बी लिंक्ड टू, उसका लिंक होना चाहिए, उसका संबंध लिंक के साथ टू लगता है, किससे, द कन्विक्ट्स एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट, कि जो कन्विक्ट है उसमें क्या रिग्रेट की भावना है, क्या रिग्रेट का मतलब क्या वो अब उस पर पछता रहा है क्या जो उसने किया है, क्या वो खेद जता रहा है क्या उस पर, एंड सम प्रॉमिस ऑफ रिफॉर्म, और क्या वो कोई सुधार का वादा कर रहा है क्या, कोई प्रॉमिस कर रहा है क्या कुछ। अब आपको लगेगा कि सम के साथ तो नाउन प्लूरल आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। सम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में आता है, सम सिंगुलर प्लूरल दोनों नाउन से पहले आ सकता है। तो प्रॉमिस हालांकि काउंटेबल नाउन है, कोई प्रॉमिस इंडेफिनेट बताने के लिए सम का प्रयोग यहाँ पे है, तो प्रोमिसेस लगाने की जरूरत नहीं है। तो कह रहे आगे, कोई भी डिसीजन जो है रिमिशन का उसको लिंक किया जाना चाहिए, उसका संबंध होना चाहिए कन्विक्ट के एक्सप्रेशन से, कि आरोपी जो है वो रिग्रेट और कोई प्रॉमिस यहाँ पे सुधार का दिखाए, उसको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैंने किया वो गलत किया है और आगे मैं सुधर जाऊंगा, ऐसा होना चाहिए, तभी जाके रिमिशन होना चाहिए, सजा में कमी होनी चाहिए। इट वुड बी अनजस्टिफाइड, अनजस्टिफाइड का मतलब अन्यायपूर्ण है, अनुचित है, ठीक है। तो ये अनुचित होगा, वुड लगा रहे हो तो इमेजिनेशन कर रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो, आप काल्पनिक वाक्य की बात कर रहे हो कि ये अनुचित होगा। इफ गिवन फॉर पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, यदि इसको दिया गया है किस लिए, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के लिए, राजनीतिक सोच विचार, कंसिडरेशन सोच विचार, नेताओं के पास भेज दिया, पार्टी के पास भेज दिया, सरकार के पास भेज दिया केस, वो पॉलिटिकल कंसिडरेशन है। मेयरली मतलब ओनली, केवल। बिकॉज ऑफ इलेप्स, किस कारण से, क्योंकि इलेप्स हो गया, इलेप्स का मतलब वैनिश हो गया, गायब हो गया है। अब द मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स, जो न्यूनतम संख्या है, न्यूनतम साल है, इतना तो आपको बिताना ही पड़ेगा जेल में, और वो आप काट चुके हो, इसलिए आपने राजनीतिक कंसिडरेशन के लिए मुद्दा भेज दिया, ठीक है। दे हैव टू सर्व, कौन से ईयर्स, जो कन्विक्ट्स को, ये कन्विक्ट्स के लिए आ रहा है दे, जिनको सर्व करने हैं, बिताने हैं, निकालने हैं, है ना। इट की वर्ब वुड बी अनजस्टिफाइड, पैसिव वही सब बी के साथ थर्ड फॉर्म, और दे की वर्ब है वो हैव टू। विद एन असेंबली इलेक्शन, अब देखो असेंबली इलेक्शन ड्यू है, ड्यू है मतलब बाकी है, होना है। तो गुजरात में साल के एंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट, तो अब ये मुश्किल है, अब विधानसभा चुनाव है तो ये मुश्किल लग रहा है कि आप इसके अर्थ ना निकालें कि इस डिसीज़न के पीछे कोई राजनीति तो नहीं है। भी आप चुनाव आने वाले हैं, अब आप चुनाव में अपना उल्लू सिद्ध करना चाहते हैं, इसलिए आपने डिसीजन दिया है ताकि कुछ लोग, एक सेक्शन विशेष जो है हमारे फेवर में आ जाए, हमारे फेवर में वोट डले। तो इसको आप इस रूप में भी लेंगे, और इस रूप में नहीं लेंगे ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि ऐसी मंशा है सरकार की। तो इट की वर्ब इज है। रीड इनटू का मतलब है अर्थ निकालना, अभिप्राय निकालना, इंटरप्रेट करना, ठीक है। तो कह रहा है अब विधानसभा चुनाव जो है इस साल के एंड में गुजरात में होने हैं, तो बड़ा मुश्किल है कि पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, की राजनीतिक महत्व है इस डिसीजन का, ये आप
अर्थ नहीं निकाल पाए, ये तो मुश्किल सा लग रहा है। द साइट ऑफ द रिलीज कन्विक्ट, साइट का मतलब दृश्य। देखो साइट 3 होते हैं, एक तो ये साइट होता है, इसका मतलब तो कहना है, मेंशन करना है। एक ये साइट है, इसका मतलब जगह होता है, प्लेस होता है। और एक ये साइट है, इसका मतलब विजन है। CITE का मतलब तो क्या है, मेंशन करना। SITE का मतलब क्या है, प्लेस। और SIGST का मतलब क्या है, इसका मतलब है दृश्य, विजन। तो यहाँ विजन है और द लग रखा है तो नाउन है, ठीक है। तो जो दृश्य है किसका, रिलीज्ड कन्विक्ट्स का, उन आरोपियों का जिनकी रिहाई हो गई है। बीइंग ग्रीटेड, क्या कि उनका अभिवादन किया जा रहा है। ग्रेट का मतलब क्या होता है, अभिवादन करना। आप नमस्कार कर रहे हो, आप हाथ जोड़कर खड़े हो, वो ग्रीट करना है। एंड फेटेड, फेट का मतलब क्या है, वेलकम करना, ऑनर करना, उनका सम्मान किया जा रहा है। बीइंग के साथ देखो थर्ड फॉर्म आ रही है, पैसिव है, दोनों ही एंड से जुड़े हुए हैं तो बीइंग से जुड़े हुए हैं। ऑन देयर रिलीज, उनकी रिहाई पर। तो ये जो साइट है ना, ये जो दृश्य है, विल नॉट सिट इजी ऑन द कंट्रीज कॉन्साइंस। कॉन्साइंस का मतलब होता है आत्मा, तो जो देश की आत्मा है, ठीक है, उस पर ये इजी तरीके से सिट नहीं करेगी। कहने का मतलब ये आत्मा को झकझोरेगी, देश की आत्मा को, कि आपने गलत कर दिया है, देश में गलत हो रहा है। तो ये जो दृश्य है कि जो रिहा किए गए आरोपी हैं, ये कन्विक्ट्स नाउन है, रिलीज्ड यहाँ एडजेक्टिव है। और जब थर्ड फॉर्म के रूप में एडजेक्टिव आता है तो उसे आप कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो जो दृश्य है रिलीज्ड कन्विक्ट्स का, कि उनकी रिहाई, उनकी अभिवादन किया जा रहा है, उनको वेलकम किया जा रहा है उनकी रिहाई पर। तो ये जो दृश्य है वो देश की आत्मा को झकझोरेगा, वो देश की आत्मा को शांत नहीं कर सकता, ठीक है, ये कहना चाहता है। तो ये था आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।